एक बार आज का टेस्ट स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा क्लैरिटी देता हूँ मैं टॉपिक्स में। कई बार कंफ्यूजन होता है। जब क्लैरिटी आएगी तभी हम अपना आंसर क्लैरिटी से लिख पाएंगे। एथिक्स में या कोई भी सब्जेक्ट हो, आप अपने क्लैरिटी रखो ये पूछ क्या रहा है। तो देखो, क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और डायलेमा, इन तीनों में हम देखें क्या डिफरेंस है, थोड़ा माइनर जो है ना। जब क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस होता है तब क्या होता है कि हमारी अंदर वैल्यू, इंटरनल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज कुछ कहती है ये करो, पर एक्सटर्नल प्रेशर कुछ और कहता है, चाहे वो अथॉरिटी का हो, चाहे हमारी ग्लोरी के लिए हो, चाहे सोशल ऑब्लिगेशन हो। जब आपका इंटरनल या मोरल प्रिंसिपल्स और एक्सटर्नल प्रेशर में जब कंफ्लिक्ट आता है, उसको बोलते हैं हम क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे आएगा जब आपकी पब्लिक या ऑफिशियल ड्यूटी कुछ और कहेगी करने को, और वहां पे आपका अगर प्राइवेट गेन भी हो रहा है या वो दिख भी रहा है, तो वहां पे आता है कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो वैल्यूज होंगी वो पब्लिक वर्सेस ऑफिशियल ड्यूटी वर्सेस प्राइवेट गेन। थर्ड लास्ट इज द डायलेमा। डायलेमा में हम कब होते हैं, जब दो कंपीटिंग वैल्यूज होती हैं, दोनों ही गुड है और वो भी ठीक है, वो भी ठीक, बस हमें कोई ट्रेड ऑफ लेना पड़ता है, तब हम डायलेमा में फंसते हैं। ठीक, व्हेन टू कंप्लीट कंपीटिंग वैल्यूज आर देयर एंड देयर इज अ ट्रेड ऑफ, एक को छोड़ेंगे दूसरा कुछ वैल्यू कॉम्प्रोमाइज होगा, उसमें फिर हम डिसीजन लेते हैं उसके साथ। तो ये तीन माइन्यूट डिफरेंस है, इनके बेस पे आज हम अपना टेस्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो। इमोशनल इंटेलिजेंस, ये टेस्ट था पहला, टेस्ट नंबर 6 करेंगे। ठीक है, टेस्ट 6, क्वेश्चन नंबर, करो आप स्टार्ट। फर्स्ट बेसिक है, सेकंड से करते हैं। पहला, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, हाउ कैन इट बी डेवलप्ड इन पीपल, हाउ डज इट हेल्प एन इंडिविजुअल इन टेकिंग एथिकल डिसीजंस। ये आप कर लेना। ठीक है, हम सेकंड करेंगे। ऑल ह्यूमंस बीइंग एस्पायर फॉर हैप्पीनेस, डू यू एग्री, व्हाट डज हैप्पीनेस मीन टू यू, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। फर्स्ट क्वेश्चन का मॉडल आंसर जरूर पढ़ लेना, उसमें पूरा बता रखा है कि कैसे एआई हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग, वो आगे हर जगह काम आएगा। हो गया वो टाइम पे, चलो देखते हैं क्या है आपकी हैप्पीनेस का राज। ठीक है, ऐसे पूछना है मैडम आपकी खुशी का राज क्या है। चलो, पहले तो ये बता दे खुशी क्या है आपके लिए, राज तो बाद में बताएगा ना। ये पूछे खुशी आपके लिए क्या है, अब वहां पे ये मत लिख देना। अब लिखने की खुशी अलग है, दिखने चलो। लेकिन ये जो लिखने वाली खुशी अगर ये अपना लेना तो फिर लाइफ अपने आप में बहुत कंटेंटमेंट हो जाती है। दैट इज प्लेजर, जो हम कई बार करते सीख ना। कंटेंटमेंट इज डिफरेंट। चलो, आपने जो भी लिखा हो वो भी अच्छा है, ये और देखते हैं एक बार। थोड़ा पहले हैप्पीनेस के बारे में बता देना, ठीक है, फिर टू मी हैप्पीनेस इज मेन पर, ये था इसका जो था ना। आपके लिए क्या हैप्पीनेस इज, लर्निंग एंड ग्रोइंग, ऐसे वाली चीजें बतानी है आपको कि मैं जब भी रोज सीखता हूँ मेरे को अच्छा लगता है, दिस इज हैप्पीनेस फॉर मी। फिर आप ये ऐसे जो कोट आया था लास्ट ईयर कि हैप्पीनेस इज नॉट, देर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। क्यों, जर्नी पे करते करते मैं सीखना मेरे को अच्छा लगता है, ये मैं कोई वेट नहीं कर रहा सक्सेस आएगी तब मैं हैप्पीनेस, तब उस टाइम खुश होऊंगा मैं। ठीक है, तो आप ये ऐसे जो यूपीएससी में है उसको भी कोड कर सकते हैं यहाँ पे वापस, थोड़ा लिख के आपकी, मेरे को अच्छा लगता है अपने नई नई चीजें सीखना रोज उसमें, और उसमें फिर कोट अनकोट करके, देर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ, उस रास्ते में। पहला हो गया लर्निंग वाला पार्ट हैप्पीनेस के लिए। दूसरा आप बताओ, हैप्पीनेस इज पर्पस एंड सर्विस, ऐसे नहीं मेरे लिए रैंडम, जब भी मैं कोई सर्विस करता हूँ तब मेरे को अच्छा लगता है। तब आप कोट करो अपना एग्जांपल कि जब एनएसएस कैंप के टाइम पे मैंने रूरल एरियाज में टॉयलेट्स बिल्ड किया था, तब मुझे उससे काफी अच्छा लगा। तो एक पर्पस होना और एक सर्विस करना मेरे को अच्छा लगता है। नेक्स्ट, हैप्पीनेस इज रिलेशनशिप एंड शेयर्ड मोमेंट्स। तो यहाँ पे आप बताओगे आप बैलेंस करते हो फैमिली को, लाइफ को, जब फैमिली गैदरिंग्स होती है वहां पे जो शेयर्ड मोमेंट्स आते हैं, वो पार्ट भी लिखना था पर बहुत तरीके से लिखना था उसको, लेकिन पहले ऊपर प्रायोरिटी दोगे सर्विस को, फिर थर्ड पॉइंट आप लोगे कि भाई फैमिली गैदरिंग्स में अच्छा लगता है। हैप्पीनेस इज सिंप्लिसिटी, ये भी ब्यूरोक्रेट्स की क्वालिटी होती है, आप है ना। तो सिंप्लिसिटी एंड स्टिलनेस, स्टिलनेस का मतलब ये नहीं कि हम इवॉल्व नहीं करेंगे, स्टिलनेस का मतलब है कुछ शांति के मोमेंट्स, जैसे वॉचिंग द राइजिंग सन, गोइंग फॉर द अर्ली मून, अर्ली मॉर्निंग वॉक, ये मोमेंट्स ऑफ स्टिलनेस, यहाँ पे थोड़ा शांत है हम आराम से, दिस ब्रिंग हैप्पीनेस टू मी। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग वॉक हो गया और ये सब हो गया इस तरीके से।
ठीक है, हैप्पीनेस इज सिंप्लिसिटी, नेचर को आप एंजॉय कर रहे हो, दिस सिंप्लिसिटी रादर देन और, है ना, एंड स्टिलनेस। हैप्पीनेस टू मी इज फीलिंग ऑफ गिविंग 100% इन माय एफर्ट्स, कि मैंने जो भी किया है रिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, निष्काम, है ना, कर्मा, तो दैट इज हैप्पीनेस फॉर मी, गिविंग 100% एफर्ट। ठीक है, फीलिंग ऑफ गिविंग, कि मैंने अपने काम में 100% दिया, इससे आई गॉट इनर हार्मनी, ये हैप्पीनेस है। नेक्स्ट, बैलेंस्ड पर्सनल गोल्स विद द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब गुरु नानक देव जी पढ़ाया था सर ने आपको, तो उसमें बताया था ना उन्होंने दासवंत दान करने के लिए, तो ऐसे थिंकर को लिंक करो यहाँ पे। ठीक है, गिविंग दान एज सेड बाय गुरु नानक जी, यहाँ पे आप कर सकते हो। कहीं ना कहीं जो पर्सनल क्वेश्चन होंगे उनमें थ्योरीज को डालो, तब वो मिक्स होएगा वहाँ पे, एज सेड बाय दिस। तो यहाँ पे गुरु नानक जी कहते हैं कि दान देना चाहिए अपनी जो भी कमाई करते हो उससे, तो वो कह रहे हैं पर्सनल गोल को मैं अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बैलेंस करता हूँ, तब मेरे को अच्छा लगता है, ये हैप्पीनेस है मेरे लिए। गिविंग दान एज सेड बाय गुरु नानक जी, इस तरीके से आपको आंसर फ्रेम करना था अपना। सिंपल है, थोड़ा एलोबरेटिव भी है, डाइवर्स फील्ड्स भी हैं, हमने अपने पर्सनल लेवल पर भी कवर किया है, सोसाइटी को भी कवर किया है, उस तरीके से आंसर लिखना था। फिर एक लास्ट में बता दो, हैप्पीनेस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ सफरिंग, ये एनालिसिस हो गया बड़ा वाला। वही दुख नहीं है, ये नहीं हैप्पीनेस, उससे हायर लेवल पे एक पर्पस होना चाहिए लाइफ में, कंट्रीब्यूशन का वो होना चाहिए, दैट इज हैप्पीनेस। ठीक है, बट द प्रेजेंस ऑफ पर्पस, और वो पर्पस एंकर्ड इन द वैल्यूज ऑफ ग्रेटिट्यूड, औरों के लिए थैंकफुलनेस, ग्रेटिट्यूड, कंपैशन एंड कंटेंटमेंट, ये बढ़ाने थे। अब ऐसे आए कुछ भी आए, इन्हीं वर्ड्स पे आप लिख देना सर। कंटेंटमेंट पे एक पैराग्राफ लिख देना ऐसे में, कंपैशन पे लिख देना, एक ग्रेटिट्यूड पे लिख देना। इन सबसे हैप्पीनेस मिलती है, 5 पैरामीटर पहले बता दी मैंने आपको, इस तरीके से। तो ऐसे में कवर करना है टॉपिक। चलो, ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट है, थर्ड वाला। ये कई बार आ चुका है, कभी हेट्रेड की फॉर्म में आता है, कभी एंगर की फॉर्म में आता है, ये बहुत जरूरी है क्वेश्चन, है ना। चलो करते हैं। एंगर इज अ हार्मफुल नेगेटिव इमोशन, इट इंजरीज टू बोथ पर्सनल लाइफ एंड वर्क लाइफ। डिस्कस हाउ इट लीड्स टू नेगेटिव इमोशन, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कैसे नेगेटिव इमोशन लेगा, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। एंड अनडिजायरेबल बिहेवियर्स, हाउ कैन इट बी मैनेज एंड कंट्रोल। ठीक है, करो क्वेश्चन नंबर 3। पहले देखेंगे, anger is a harmful negative emotion, it is injurious to both personal life and work life. Discuss how it affect leads to negative emotions, कौन कौन से negative emotions आते हैं और क्या undesirable behavior लेके आएगा और कैसे इसको मैनेज करना है। होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड एक्सपेक्टिंग अदर पर्सन टू डाई। ठीक है ना, तो हम सोचते गुस्सा करके हम दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो दूसरे को नहीं, हम खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये समझने वाली बात है बस। अब कैसे हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं देखो आप, क्योंकि हमारे अंदर वो जो नेगेटिव इमोशंस आते हैं उनका कितना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है वो देखना है। तो जब भी हम गुस्से में आते हैं तो क्या होता है, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है। ठीक है, परसिस्टेंट एंड इंटेंस एंगर, बार बार अगर गुस्सा करोगे तो, ठीक है, कैन एलिवेट द स्ट्रेस लेवल एंड ट्रिगर एंजाइटी एडवर्सली अफेक्टिंग बोथ मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग। तो पहले ही एंजाइटी और स्ट्रेस का। दूसरा, डिप्रेशन, अगर ऐसा कोई एंगर है, गुस्सा है जो सप्रेस है या अनरिजोल्व है, आप उसको सोचे जा रहे हो, गुस्सा आए जा रहा है आपको, तो वो डिप्रेशन में होता है। सप्रेस्ड और अनरिजोल्व एंगर कैन मैनिफेस्ट एज फीलिंग ऑफ डिस्पेयर, सैडनेस एंड होपलेसनेस, पोटेंशियली लीडिंग टू डिप्रेशन। तो दूसरा इमोशन ये इफेक्ट होगा आपका। ठीक है, थर्ड, फिर एग्जांपल मैंने दे रखे वो साथ साथ देखे ना, गिल्ट एंड शेम। कई बार गुस्से में हम क्या करते हैं, डिस्प्रपोर्शनेटली कई बार करते हैं, है ना, इनएप्रोप्रिएट, कई बार गलत, जरूरत भी नहीं होती या हमें पता नहीं होता है, इनएप्रोप्रिएट या फिर डिसप्रपोर्शनेट एक्सप्रेशन ऑफ एंगर लीड्स टू गिल्ट और सेल्फ, ठीक है, रिप्रोच, स्पेशली व्हेन इट कॉज हार्म टू अदर्स, उस तरीके। अब ये तो हो गए क्या क्या नेगेटिव इमोशन थे। अब देखो क्या क्या हमारे अनडिजायरेबल बिहेवियर होते हैं। तो गुस्से में कई बार हम एग्रेसिव ज्यादा होते हैं, एग्रेशन, एंगर कैन एस्केलेट इनटू फिजिकल और वर्बल एग्रेशन मार्क्ड बाय द कन्फ्रंटेशन और वायलेंट बिहेवियर। फिर इसके अपने नेगेटिव रिपरकशन है, अगर आप वायलेंट होते हो, फिजिकल या फिर आप वर्बल। देन हॉस्टिलिटी, इसको आप सिविल सर्वेंट से भी लिंक कर सकते हो, है ना। और कल भी जैसे कि गौतम गंभीर का एग्जांपल जो रिसेंटली क्रिकेट का, अगर कोई देखता है क्रिकेट तो वहां पे भी वर्बल उनके हो गए, आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे ग्राउंड स्टाफमैन के साथ, है ना। तो वो गुस्से को कंट्रोल एक्सकेलेट भी हो सकता था, फिर फर्दर उसके रेपरकेशन, तो मेन जगह से फोकस डाइवर्ट हो जाता है फिर और ज्यादा। हॉस्टिलिटी, ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड एंगर
मे डेवलप इनटू हॉस्टिलिटी, एक बार गुस्सा आया फिर आप बार बार उसको गुस्सा करते हो वो हॉस्टिलिटी हो जाती है उसके बाद, ठीक है। अगर प्रोलॉन्ग, तो यहाँ वर्ड क्या, प्रोलॉन्ग एंगर, बार बार अगर हम मे डेवलप इनटू हॉस्टिलिटी डैमेजिंग इंटरपर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप थ्रू क्रोनिक कंफ्लिक्ट और रिसेंटमेंट, ठीक है। हेट, जैसे हीटेड वर्बल एक्सचेंज एंड पर्सनल अटैक्स अमंग पॉलिटिकल लीडर्स ड्यूरिंग लेजिस्लेटिव डिबेट्स आर फ्रीक्वेंटली इलस्ट्रेशन ऑफ हॉस्टिलिटी विद इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। एक बार आपने किसी गुस्से से कहा, फिर बार बार कहा, फिर थोड़े टाइम के दोनों पार्टी में होती है हॉस्टिलिटी हो जाती है उसको लेकर, तो इट कैन लीड टू हॉस्टिलिटी। पहला तो एग्रेशन हो गया, दूसरा हॉस्टिलिटी हो गया। ये वर्ड्स आपको यूज करने हैं इसलिए मैं करा रहा हूँ नाम। इम्पल्सिविटी, एंगर ऑफन इम्पेयर्स जजमेंट लीडिंग टू द हेस्टी डिसीजन, ठीक है। गुस्से में हम कहते हैं ना डिसीजन ले लेते हैं, इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते हैं उसमें, तो इम्पल्सिविटी होती है। इसलिए कहते हैं गुस्से में ज्यादा गुस्से होता है और ज्यादा बहुत खुश होते हैं, तब दोनों टाइम में डिसीजन नहीं लेना है, थोड़ा काम करना चाहिए। एंगर ऑफन इम्पेयर्स जजमेंट लीडिंग टू हेस्टी डिसीजन और एक्शंस विदाउट फोरथॉट और मॉरल कंसिडरेशन। कई बार कहते हैं देख लेंगे, कर लो जो करना है, वो सब नहीं करना है अपने को, ठीक है ना। उसमें फिर एक बार तो हम कहते हैं गुस्से में कर लो जो करना है, फिर उसके कॉन्सिक्वेंस बियर करना मुश्किल होता है कई बार, और वो और इसलिए वेट करना है उस टाइम पे। During emotionally charged debates, some elected representatives have been seen reacting impulsively, disrupting proceedings, damaging democratic decorum. Anger can be managed and controlled. फिर करना कैसे इसको, एंगर को, गुस्से को कंट्रोल? पहला तो है प्रैक्टिस इमोशनल इंटेलिजेंस। आप खुद समझो कि आपका नेगेटिव इमोशन है ये, है ना, इसलिए आप खुद अपने आपके इमोशन समझो, दूसरे के इमोशन को समझो, उसकी सिचुएशन समझो, दैट इज द इमोशनल इंटेलिजेंस। रिकॉग्नाइज इमोशंस ट्रिगर्स, देखो ये क्या आपको ट्रिगर कर रहा है एंगर के लिए, एंड रेस्पॉन्ड रादर देन रिएक्ट, फिर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करो, रिएक्ट मत करो। दिस इज द इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस, देखो गांधी जी खुद कहते हैं कि गुस्सा नहीं करना है, अहिंसा नहीं करनी है, तो ये फिलोसफिकल वाला एंगल करो, ठीक है। गांधी जी अहिंसा टीचेस दैट पेशेंस एंड एम्पैथी आर स्ट्रॉन्गर देन रिटेलिएशन। फिर माइंडफुलनेस मेडिटेशन, ये एक तरीका होता है। माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन काम्स द नर्वस सिस्टम। कई बार क्या होता है हमारा स्ट्रेस लेवल इतना तब भी हम गुस्सा करते हैं, अगर हम स्ट्रेस में नहीं रहेंगे कई बार तो भी हम गुस्सा नहीं करेंगे। तो माइंडफुलनेस, अपना पीसफुल रहना जरूरी है, उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो। एम्पैथी एंड पर्सपेक्टिव टेकिंग, कहा ना दूसरे के प्रोसेस समझो, तब आप गुस्सा नहीं करोगे उसने गलती क्यों की होगी, ठीक है। एम्पैथी एंड पर्सपेक्टिव टेकिंग, अ कलेक्टर पेशेंटली लिसनिंग टू द ट्राइबल ग्रीवांसेस रादर देन डिसमिसिंग देम, तो एम्पैथेटिक बिहेवियर शो कर रहे हैं। डिलेड रिस्पॉन्स टेक्निक, ठीक है, टेकिंग अ पॉज बिफोर रिस्पॉन्डिंग, गिविंग स्पेस फॉर रैशनल थॉट, थोड़ा टाइम लो फिर डिसाइड करो। नेक्स्ट इज द फिजिकल रिलीज, हम कर सकते हैं एक्सरसाइज के थ्रू, ठीक है। एक्सरसाइज और जर्नलिंग लिख लो अपने उस पे, हेल्प रिलीज द टेंशन एंड क्लियर द माइंड एथिकली। लास्ट देखो एथिकल रोल मॉडल्स एंड मेंटरिंग, आप देखो कैसे जो सक्सेसफुल लीडर्स थे उन्होंने कैसे अंडर प्रेशर काम रह के काम किया है और अचीव किया है, रादर देन एंगर शो करके, तो ये आपकी मॉडलिंग हो जाती है। इस तरीके से हमें कंट्रोल कर सकते हैं। फिर एक और अच्छी कोट है, फ्रॉम एंगर, ये बता रहे प्रोसेस कैसे, कहते हैं ना विपरीत बुद्धि, उस टाइम सबको कैसे होता है विपरीत बुद्धि के टाइम में सब गलत। फ्रॉम एंगर कम्स डेल्यूजन, कुछ समझ नहीं आता एंगर, एंगर कम डेल्यूजन, डेल्यूजन लीड टू द लॉस ऑफ मेमोरी, फिर उससे मेमोरी, अब आपको कुछ याद ही रहे, पागल ही हो गए, मेमोरी नहीं है, फिर आप गलती डिसीजन लोगे। तो ये आप सिस्टमेटिकली बता रहे हो कि फ्रॉम एंगर कम्स डेल्यूजन, डेल्यूजन लीड टू लॉस ऑफ मेमोरी, एंड फ्रॉम दैट डिस्ट्रक्शन ऑफ इंटेलेक्ट, जब मेमोरी लॉस होगी फिर इंटेलेक्ट का डिस्ट्रक्शन होगा, और जब डिस्ट्रक्शन ऑफ इंटेलेक्ट होगा तो हम एथिकली साउंड या फिर डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे प्रॉपर, है ना। ये तो ये कोड भी आप, मतलब एनालिटिकल कोड है, मतलब पूरा प्रोसेस समझा रही है। और स्टार्टिंग में आपने ये बता दिया गुस्सा कर रहे हैं हम, सोच रहे हैं हम सामने वाले का नुकसान करेंगे पर हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं टेस्ट में, दैट इज द सिक्स्थ। इन द केस ऑफ क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस, does emotional intelligence help to overcome the same without compromising the ethical or moral stand that you are likely to follow? Critically analyze, एआई का रोल है क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस में, है ना। जब भी आप क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस में होते हो, उस सिचुएशन में होते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होएगा, आपकी इनर बिलीफ कुछ और करेगी, बाहर एक्सटर्नल प्रेशर कुछ और होंगे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस वो आपको समझने में हेल्प करता है। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट हो तो आप समझोगे यार ये मेरी बात है ना, कि अंदर कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और डिमांड है उसके अकॉर्डिंग, तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। सेल्फ अवेयरनेस इनेबल मोरल रिफ्लेक्शन। एआई अलाउ इंडिविजुअल टू रिकॉग्नाइज देयर इमोशनल स्टेट, क्या उस टाइम फील कर, वैल्यूज उनकी क्या वैल्यूज है, एंड कॉग्निटिव डिसोनेंस, एन एसेंशियल स्टेप टू रिजॉल्व द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। तो जो हम पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे फिर उसको इजीली रिजॉल्व भी कर लेंगे। एग्जांपल, अ सिविल सर्वेंट इज आस्क्ड टू ओवरलुक करप्शन इन अ सोशल वेलफेयर स्कीम, the inner emotion discomfort signals a violation of integrity, self awareness help pause, reflect and choose a principled course of action।
उसको काया की करप्शन को ओवरलुक करे, पर वो सोचेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर अपना लेगा जजमेंट। सेकंड, इमोशनल रेगुलेशन, अवॉइड इंपल्सिव कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, जब क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस आता है फिर एकदम से डिसीजन लेने भागते हैं, तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस कहेगा रुको अभी, पोज। ठीक है, crisis often invokes fear, anger and despair. EI helps regulate these emotions, ensuring decisions are principled, not panicked. पैनिक में हम कोई डिसीजन ना लें, वो एंश्योर कर गई। ठीक है, देन एम्पैथी स्ट्रेंथन एथिकल रिजॉल्व बाय अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिसीजन ऑन अदर्स। क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस में हम एक कंपोनेंट ये भी ना, सोशल अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग योर इमोशंस एंड इमोशंस ऑफ अदर्स। तो सोशल अवेयरनेस क्या कहेगा भाई, एम्पैथेटिकली डिसीजन लो, आप देखो आपके डिसीजन का इम्पैक्ट दूसरों पे क्या पड़ रहा है, वो कौन बता रहा है आपको सारी चीजें, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो उस क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस के केस में आप इमोशनल इंटेलिजेंस के पैरामीटर पे अपना डिसीजन लोगे। EI नर्चर्स मॉरल इमेजिनेशन एंड कीप्स वन रूटेड इन द ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का एंगल लेके आएगा EI कि आपके डिसीजन का अदर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो। सोशल स्किल्स इनेबल एथिकल परसुएशन। ठीक है, EI हेल्प्स इन नेगोशिएटिंग मॉरली करेक्ट पाथ इवन अंडर इंस्टीट्यूशनल प्रेशर विदाउट कन्फ्रंटेशन। अब पर EI की लिमिटेशन भी है, बहुत ज्यादा जब हम इमोशनल कई बार हो जाते हैं तो देखते क्या दिक्कत है। टू मच एम्पैथी में डाइल्यूट द जस्टिस। ठीक है, कई बार हम क्रिमिनल या जस्ट विक्टिम के साथ ज्यादा अगर डाइल्यूट हो जाता है तो वो प्रॉपर जो SOPs है उनमें कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ठीक है, a police officer sympathizing with the victim family may take extra legal actions. EI विदाउट मॉरल कंपास, फिर उसका मैनिपुलेशन हो जाता है। अब इसमें एग्जांपल ले रखा है कि अ कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव इमोशनली कन्विंस विसल ब्लोवर टू रिमेन साइलेंट फॉर टीम यूनिटी। उसको कहा कि आप टीम यूनिटी के लिए आप साइलेंट रहो, उसको तो पागल ही बना दिया। ठीक है ना, तो उसका क्या होगा, मैनिपुलेट कर दिया उसको, क्योंकि उसका मॉरल कंपास नहीं था। ठीक है ना, मास्किंग एंड अनएथिकल कवर अप। आगे समझ में। तो आपको ये भी देखना है कि भाई मॉरली भी ठीक हो। अगर उसको विशल ब्लोवर को ये रहता कि नहीं यार मैं ठीक है, टीम यूनिटी तो अलग बात है, लेकिन बाकी लार्जर इंटरेस्ट देखना है, तो EI विदाउट मॉरल कंपास इट विल लीड टू मैनिपुलेशन। तो ये भी दिक्कत है, कई लोग EI का यूज करके दूसरे को इमोशनल फूल बना देते हैं, वो ध्यान रखना है। ओवर एनालिसिस, कई बार हम ज्यादा ओवर थिंकिंग हो जाती है आउटकम्स के बारे में, इट मे लीड टू इनएक्शन। ठीक है, कि अगर ये होगा, ज्यादा ओवर थिंकिंग हो जाती है तो उससे इनएक्शन। क्योंकि इसमें लिखा हुआ था क्रिटिकली एनालाइज, इसलिए हमने अदर साइड भी दिखाई कि ज्यादा हम कई बार इमोशनल डिसीजन लेते हैं तो उनके क्या नुकसान होते हैं। चलो ये टेस्ट में इतना ही है, नेक्स्ट टेस्ट करते हैं, टेस्ट नंबर 7। पहले तो आप बता दोगे क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस क्या है ना। इट इज अ profound internal conflict where an individual is torn between moral principles, वही मैंने बताया था, internal moral principles and external pressures। उसमें कुछ भी हो सकता है एक्सटर्नल में, सच एज अथॉरिटी आपको कह रही है ये करो, कन्विंस आपको इजी लग रहा है वो काम करना, पर्सनल गेन हो रहा है आपका, या फिर सोशल एक्सपेक्टेशन से, और वैल्यूज कुछ और कह रही है। ठीक है, आपकी सोशल ऑब्लिगेशन है, मान लो कोई आपसे कोई काम करवाना चाह रहा है ना, और आपकी वैल्यू कह रही नहीं यार ये गलत है, तो ये सब क्या आएगा इस टाइप में, क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस। It occurs when one's deeply held ethical values like honesty, justice, integrity, or compassion come in direct conflict with the actions that are expected or tempted to take. This ethical dilemma compels a person to choose between doing what is right and what is easy or self-serving, thereby becoming a true test of character and moral courage. तो आप बताओगे एक्शन नॉट इन सिंक्रोनस विद द मॉरल पहले ही होता है, फिर क्राइसिस ऑफ कंसाइंस होएगा, इनर पीस नहीं होगी। ठीक है, फिर इसमें आप कोई भी एग्जांपल है, तो एक मैंने दे रखा है कि ये एग्जांपल था, उसको कैसे मेरे को दिक्कत हुई, कैसे उसको रिजोल्व किया और क्या अप्रोच, वो एक इंडिविजुअल अपना आपको लिखना है, कोई भी मॉडल आंसर से एक अप्रोच आप देख सकते हो। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 4। American compliance with the law is not enough. The public servant also have to a well-developed sensibility to ethical issues for effective discharge of their duty. Do you agree? Explain with the help of two examples where an act is ethically right, जहाँ पे ethically right हो, and legally but not legally. An act is legally right but not ethically. पहले देखो ठीक है ना, इस आइडिया में law is the floor of behavior, ethics is the ceiling. फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो कि लॉ के अंदर क्या होगा, वाइडली पब्लिश, जनरली एक्सेप्टेड, एनफोर्स थ्रू फेस या फोर्स। ठीक है, और इधर क्या होगा, एथिक्स वॉलंटरी, इंटरनल ऑब्लिगेशन, मतलब एक एथिक्स के बताओ, कुछ कुछ लॉ के बताओ, और बीच वाले में यहाँ पे लिख दो जस्ट एंड ह्यूमन ह्यूमेन एक्शन। अगर ये दोनों मिलेंगे
तब बीच वाला आएगा जस्ट एंड ह्यूमेन इन दोनों के, तो दोनों की जरूरत है। तो जब भी ऐसी दो वैल्यूज आते हैं दोनों में जरूरत होती है तो ऐसा डायग्राम बन जाता है बीच में वेन डायग्राम, और दोनों के बीच में जो रिक्वायरमेंट है जस्ट एंड ह्यूमन एक्शन यहाँ पे लिख दो। तो इस पैराग्राफ में मैंने ये डिस्क्राइब कर रखा है कि इन पब्लिक सर्विस मेरे लीगल, अगर आपके पास टाइम कम है तो ये मत लिखना, केवल थोड़ा कोड लिख के डायग्राम बना के सीधा आ जाना उसको, ये एक्सप्लेन किया इसके अंदर मैंने, ठीक है। इन पब्लिक सर्विस मेरे लीगल कंप्लायंस इज इनसफिशिएंट, लॉज आर ऑफन स्टैटिक whereas ethical situations are dynamic and context driven. A public servant must possess a well developed and moral compass guided by conscience, empathy, सारे देखो ethics वाले वर्ड, integrity, ये लिखने आपको, to navigate complex dilemmas। तो ये डिलेमा कुछ ना तब भी आप लिख सकते हो पूरा इंट्रोडक्शन कि भाई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है तो ये सब होना चाहिए तब डिलेमा को रिजॉल्व करेंगे। तो ये एक फिक्स पैराग्राफ है जो केस स्टडी में भी डाल सकते हो, आप नहीं डाल सकते। बाय लॉज प्रोवाइड फ्रेमवर्क कि कहां कुछ, ठीक है। एथिक्स प्रोवाइड द डायरेक्शन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन एक्शन, दोनों का रोल बता दिया। अब दो दो एग्जांपल देने थे, ऐसे एक्ट जो एथिकली तो राइट है बट लीगली परमिटेड बट नॉट लीगली परमिटेड। पहला देखो, एक डॉक्टर है रिमोट एरिया में, उसने एक्सपायर्ड दवाई खिला दी किसी बच्चे को और वो इफेक्टिव थी भी और उससे उसकी जान बच गई, ठीक है। तो लीगली तो वो एक्सपायर्ड हो चुकी थी दवाई बट उसकी इफेक्टिवनेस थी इसलिए ओके है, ठीक है। मॉरल जस्टिफिकेशन हो गया, गाइडेड बाय यूटिलिटेरियन, सेविंग लाइफ इज ग्रेटर। सेकंड देखो आप, सिविल डिसोबीडियंस के टाइम है ना, गांधी जी ने द लॉ ब्रेक किया था बट इसके अगेंस्ट इट इज मॉरली जस्टिफाइड टू फाइट ऑपरेशनल इनजस्टिस। दो एग्जांपल इसके थे, दो एग्जांपल ऐसे देने थे, एक्ट दैट इज लीगली राइट बट नॉट एथिकली। एक लैंड एक्विजिशन का बिल पास हो गया या ऑर्डर पास हो गया, आपको एविक्ट कराना है विदाउट प्रॉपर रिहैबिलिटेशन, आपने लोगों को वहां से डिस्प्लेस करवा दिया, तो लीगली तो आप ठीक हो, राइट हो गया आपको करवाना, पर विदाउट प्रॉपर रिहैबिलिटेशन अगर करवाया तो एथिकली गलत हो जाओगे। सेकंड एग्जांपल आदर्श हाउसिंग सोसाइटी जो था, तो इसमें क्या होता है, सेवरल ऑफिशियल लीगली एक्वायर्ड द अपार्टमेंट्स मीन फॉर वॉर विडोज, उनके लिए एंड वेटरन्स, ठीक है, एक्सप्लॉइटिंग द लीगल लूप होल्स एंड मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। उन्होंने लीगली तो एक्वायर कर लिया पर दैट वाज नॉट एथिकली करेक्ट, तो दैट वाज मेंट फॉर वॉर विडोज एंड वेटरन्स। अब कैसे इसको रिजॉल्व करना है हमें, डेवलप एथिकल सेंसिटिविटी अलोंग विद साइड लीगल। आप ये बात समझो कि लॉज आर ऑफन ब्रॉड फ्रेमवर्क, वो एक ब्रॉड बताते ही है, ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे नुएंसेस है, जो सिचुएशन डिपेंडेंट है वो लॉ कवर नहीं करता है डिटेल में, वो ब्रॉड गाइडलाइन देगा आपको। ये ना, ये समझने वाली बात है कि आप डेवलप करो इस चीज को, एथिकल सेंसिबिलिटी कि अंडरस्टैंड दैट लॉज आर ऑफन ब्रॉड फ्रेमवर्क्स बट मे नॉट कवर एवरी मोरल नुएंसेस। हर एक मोरल सिचुएशन लॉ थोड़ी कवर करेगा, इतना डिटेल फिर लॉ इतना बड़ा बन जाएगा, वो आपको खुद दिमाग लगाना है उस टाइम पे अपना। Exercise ethical discretion and prudence. Use judgment to interpret rules in a manner that upholds the spirit and intent of the law, not just letter. कहते हैं ना, स्पिरिट में भी होना है ना कि जस्ट द लेटर, ठीक है। तो लॉ को अपहेल्ड करना है आपको इन लेटर एंड स्पिरिट बोथ। Adopt a stakeholder centric approach, या फिर आप ये करो, ठीक है, कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ डिसीजन ऑन ऑल स्टेक होल्डर, सब पे देखो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, स्पेशली द वनरेबल ग्रुप्स, जैसे कि गांधी जी का तलिस्मान वनरेबल लास्ट लाइन पे देखना, तो उसको आप मान सकते हो आप। एंश्योरिंग डिसीजन प्रमोट इक्विटी एंड ह्यूमन डिग्निटी। फिर और क्या कर सकते हो आप, फॉलो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, नॉन मेंटेन क्लियर रिकॉर्ड ऑफ डिसीजन मेकिंग रैशनल स्पेशली व्हेन बेंडिंग रूल्स फॉर एथिकल रीजन, ठीक है। तो आप बिल्कुल बताओ कि किस टाइम मैंने किया था, पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड हो उसका, ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो। चलो, सीक हायर गाइडेंस और एथिकल रिव्यू, कंसल्ट कर सकते हो अपने सीनियर से आप, ठीक है, सुपीरियर से, एथिक्स कमेटी से, इंस्टीट्यूशनल ग्रीवांस रिड्रेसल बॉडी से, व्हेन इन डाउट। इस तरीके से हम रिजॉल्व करेंगे। फोर्थ हो गया, नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 11। काफी बड़ा क्वेश्चन है। What does this quotation mean to you in the present context? The true rule in determining to embrace or reject anything is not whether it is any evil in it, but whether it has more evil than good. There are few things wholly evil or wholly good. Almost everything, especially of government policy, is an inseparable compound of the two, so that our best judgment of the preponderance between them is continually demanded. Abraham Lincoln, ठीक है।
तो ये बताना चाह रहा है कुछ ग्रे एरिया होते हैं, है ना, बिल्कुल सब ब्लैक एंड व्हाइट भी नहीं दिखेगा आपको। अगेन घूम फिर एक ऑप्शन ये आ रहा है कॉमन, अपना जो एथिकल कंपास है, मॉरल कंपास है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेने पड़ते हैं आपको। तो इसका एथिकल इंटरप्रिटेशन क्या है कोर्ट का? पब्लिक सर्वेंट मस्ट मस्ट असेस वेदर द गुड आउटकम आउटवेज द पॉसिबल हार्म। तो कोई भी सिचुएशन वहां पे आपको देखना पड़ेगा, अगर गुड आउटवे कर रहा है हार्म को तो उसको हम ले सकते हैं, बिकॉज नो पॉलिसी इज परफेक्ट, कोई ना कोई इसमें दिक्कत आएगी। मोस्ट पब्लिक डिसीजंस लाई इन द ग्रे एरिया वेयर आपका रूल बेस्ड लीगलिज्म इज इनएडिक्वेट। क्योंकि हम ये भी आप बता सकते हो क्या कि रूल क्या करता है, एक ब्रॉड फ्रेमवर्क देता है, बिल्कुल जो मॉरल नुएंसेस है सिचुएशन वो नहीं बताता, जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था। रूल इज फ्लोर, एथिक्स इज सीलिंग। बैलेंसिंग एनवायरमेंट क्लियरेंस फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, ये भी हमें उसमें ग्रे एरिया में, क्योंकि एनवायरमेंट रूल तो मना करेंगे सब कुछ, पर उसको बैलेंस करना है। और दूसरा रिहेबिलिटेशन, वो सब ध्यान रखना, तो उनको बैलेंस करना। इसी रूल को डिपेंड करेगा ऑफिसर की पर्सपेक्टिव कैसे, वो कैसे इंटरप्रेट करेगा, दूसरा कैसे करेगा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि रूल सेम है सबके लिए, वो डिपेंड करेगा ऑफिसर्स के एथिक्स और कंसाइन वो सब कैसा है, तो वो एक अलग एक्शन ले जाएगा और दूसरा अलग एक्शन लेगा। वट इज गुड और एविल मे वेरी बाय पर्सपेक्टिव, ये कई बार वेरी कर जाता है पर्सपेक्टिव से, उस टाइम आपको फिर अपनी मॉरल कंपास देखना है। हेंस कंसाइंस एक्ट फॉर अ पब्लिक सर्वेंट, हियर द कंसाइंस विल एक्ट एज अ मॉरल कंपास। फिर क्या डिसीजन लेना है आपको? एग्जाम्पल्स देख लो, जैसे एनवायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट डिलेमा आता है कई बार। चार धाम प्रोजेक्ट में ही हुआ था कि बैलेंस एनवायरमेंट हार्म विद द स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इट नीड्स वैल्यू जजमेंट रादर देन प्योर लीगलिज्म। विसल ब्लोइंग केस में कई बार हमें विसल ब्लो करनी पड़ती है, ठीक है, उसमें भी। फिर बैलेंसिंग राइट्स एंड सिक्योरिटी, आधार के केस में वेलफेयर के लिए ठीक था बट प्राइवेसी कंसर्न था, फिर कोर्ट ने कहा कि प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए, नहीं तो आधार के हिसाब से फिर सारे डाटा हो जाता ब्रीच, पर नहीं, फिर कोर्ट का डिसीजन आया था जितना रिक्वायर्ड है उतना ही करो, उसी पर्पज के लिए यूज करो इसको, तो इसको बैलेंस किया गया फिर। और लास्ट में लॉ वर्सेस मोरालिटी, भले ही लॉ कह रहा था कि ना क्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी नवतेजिंग सो कैसे क्या, उसको फिर डीक्रिमिनलाइज कर दिया टू अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जो वैल्यूज है कॉन्स्टिट्यूशन की उनको अपहेल्ड करने के लिए। ये हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17।